नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा और आप देख रहे हैं सहायक अध्यापक LT पर आधारित हमारी विशेष सीरीज शिक्षण अभिरुचि, जिसका आज का टॉपिक है अधिगम की कठिनाइयाँ, अधिगम के पठार, लर्निंग गैप। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अधिगम वक्र। अधिगम वक्र होता क्या है? देखिए, जब हम कुछ भी नया सीखने का प्रयास करते हैं अथवा सीखते हैं तो हमारे सीखने की गति उस पूरी प्रक्रिया के दौरान अर्थात आरंभ से अंत तक एक सी नहीं रहती है। वह कभी तेज़ तो कभी मंद रहती है। यदि हम अपनी सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र रेखा बन जाएगी। इसी वक्र को सीखने का वक्र या अधिगम वक्र कहते हैं। तो कहने का आशय है, जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, अधिगम करते हैं, तो उस अधिगम करने की जो गति होती है वो जो गति होती है वो एक सी नहीं रहती है। उसमें कभी बढ़ोतरी होती है, कभी जो है उसमें कमी आती है और कभी वो एक समान रहती है। तो उसका जो ग्राफ बनता है इस तरीके से बनता है। देखिएगा, मान लो ये एक्स एक्सिस का ग्राफ हो गया, वाई एक्सिस का ग्राफ हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो हो सकता है स्टार्टिंग में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो, फिर कम हो रही हो, कभी सीधी हो रही हो, कभी ऊपर जा रही हो। तो इस तरीके से एक ग्राफ बनता है। इसी ग्राफ को या इसी वक्र को हम अधिगम वक्र कहते हैं। तो ये क्या दिखाता है हमें कि अधिगम कितनी तेज़ी से ऊपर की ओर गया है, अधिगम कितनी तेज़ी से नीचे की ओर गया है, और कब जो है अधिगम में जो है न बढ़ोतरी हुई है और न कमी हुई है। तो इसी को जो है अधिगम वक्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। साधारण शब्दों में अधिगम वक्र सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को दर्शाता है। तो सिंपल सी बात है, जो सीखने में जो उन्नति यानी जो इम्प्रूवमेंट हुआ है और अवनति यानी जो डिक्रीज हुआ है, उसी को हम कहते हैं अधिगम वक्र। अब परिभाषा दी है। ये परिभाषा जो है, परिभाषा तो नहीं, इससे संबंधित कॉन्सेप्ट पिछली बार LT भर्ती परीक्षा 2021 में आया था कि जो अधिगम वक्र है वो क्या दिखाता है। तो क्या दिखाता है? एक तो उन्नति भी दिखाता है, अवनति भी दिखाता है और जो है कोई परिवर्तन नहीं वो भी दिखाता है। तो तीनों चीज़ें दिखाता है। तो इस परिभाषा से स्पष्ट होगा। क्या है परिभाषा? देखते हैं। गेट्स कहते हैं अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। यानी सभी चीज़ का करेगा। वो जो है इम्प्रूवमेंट को भी दिखाएगा, वो दिखाएगा कि कमी हो रही है या उसमें कहीं पठार आ रहा है। पठार का मतलब जो है उसमें नहीं वो सीख रहा है, नहीं वो जो है कुछ चीज़ भूल रहा है, तो उसमें पठार आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। वक्र का एक्स अक्ष अभ्यास प्रयास की मात्रा या इकाइयों को तथा वाई अक्ष शिक्षण की डिग्री को दर्शाता है। तो जो इसका जो ग्राफ बनता है, हमने जो ग्राफ की बात की थी, जो एक्स एक्सिस है ये दिखाता है अभ्यास या फिर प्रयास की मात्रा को दिखाता है, और वाई एक्सिस दिखाता है शिक्षण की डिग्री की कितनी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। यानी ऊपर को गया तो शिक्षण की डिग्री बढ़ते जाएगी, नीचे को आएगा तो शिक्षण की डिग्री घटते जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अधिगम वक्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व। तो जनरली 4 प्रकार के होते हैं अधिगम वक्र। तो पहला होता है उन्नतोदर यानी कि कॉन्वेक्स कर्व, दूसरा होता है सरल रेखी स्ट्रेट लाइन कर्व, फिर होता है मिश्रित मिक्स्ड और उन्नतोदर वक्र। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है कॉन्वेक्स कर्व, उन्नतोदर वक्र। तो इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में अधिगमकर्ता सर्वप्रथम अधिगम तेज़ी से सीखता है। यहाँ से तेज़ी से सीख रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और एक स्थिति ऐसी आती है वहाँ से उसमें क्या होता है, बाद में धीरे धीरे उसमें कमी आने लग जाती है। यानी स्टार्टिंग तो अच्छी होती है लेकिन बाद में उसकी गति धीमी होती जाती है। तो इस वक्र को कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं या उन्नतोदर वक्र कहते हैं। सरल रेखी वक्र, सरल रेखी वक्र में क्या होगा, जिस गति से प्रारंभ में अधिगमकर्ता सीख रहा है उसी गति से वो सीखता रहेगा, और या फिर जिस गति से अधिगमकर्ता कोई चीज़ को भूल रहा है वो उसी गति से भूलता रहेगा। और सामान्य में व्यवहारिक रूप से ऐसा वक्र देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि आपको पता है कि हर वक्त अधिगम की गति एक जैसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उसमें वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, बहुत से कारक है जिनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी स्ट्रेट लाइन कर्व आपका इस तरीके से होता है कि एक समान गति होती है सीखने की सरल रेखी वक्र में। यानी वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित वक्र, मिश्रित वक्र क्या होता है? ऐसा वक्र जिसमें अधिगमकर्ता तेज़ी से सीखता भी है और जो है
वो सीख भी रहा है और भूल भी रहा है, सीख भी रहा है, भूल भी रहा है। तो यानी कहने का मतलब है वो हर प्रकार की चीज़ को दिखाएगा। इसमें अब देखो, इसे पढ़ाने से पहले हमने नतोदर वक्र के बारे में पढ़ते हैं, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो नतोदर वक्र क्या है, कॉनकेव कर्व। इसमें क्या होता है, प्रारंभ में अधिगमकर्ता धीमे से सीखता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके सीखने में अचानक से वृद्धि होने लग जाती है, तो इसे कहते हैं नतोदर वक्र या फिर कॉनकेव कर्व। तो पहला था जो कॉन्वेक्स कर्व था, उसमें स्टार्टिंग में जो है बच्चा तेज़ी से सीख रहा था, बाद में सीखने में कमी आ रही थी। जबकि कॉनकेव कर्व में क्या हो रहा है, पहले धीमा है, बाद में तेज़ी से हो जा रहा है। और तीसरा है इसमें क्या, सरलरेखीय वक्र। सरलरेखीय वक्र में एक ही गति होती है सीखने की, जैसे कॉन्वेक्स में पहले ज़्यादा हो रही है सीखने की गति, बाद में कम हो जा रही है। कॉनकेव में पहले धीमी हो रही है, बाद में तेज़ हो जा रही है। और सरलरेखीय में एक समान गति बनी रहती है। और जो मिश्रित होता है, इन तीनों का मिश्रण रूप है। इन तीनों को एक ही वक्र में अगर आप दिखाएंगे तो मिश्रित वक्र होता है। और व्यवहारिक रूप में अगर हम कहें तो यही मिश्रित वक्र सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जो हमें देखने को मिलता है। ठीक, हमेशा हर किसी के साथ ये नहीं होता है कि वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से सीख रहा है, बाद में कमी हो जा रही है। या फिर हर किसी के साथ ये नहीं होता है कि स्टार्टिंग में वो धीमा सीख रहा है और बाद में वो तेज़ी से सीख रहा है। लेकिन जो मिश्रित वक्र है, जिसमें कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट तीनों कर्व एक ही कंडीशन में दिखा रहे हैं, ये हमारे आमतौर पर होता है। कभी हम सीखते हैं, कभी भूलते हैं, सीखते रहते हैं, भूलते रहते हैं, कभी जो है नहीं हम सीख रहे होते हैं, नहीं भूल रहे होते। तो ये सभी जो वक्र हैं एक ही अगर उसमें आते हैं, एक ही कर्व में आते हैं, तो उसे मिश्रित वक्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अधिगम पठार। अब बात करते हैं पठार की। अब देखो प्लेचू होता क्या है, अगर हम लगातार सीख रहे हैं और एक स्थिति ऐसी आ रही है कि हमारी सीखने की जो गति है वो रुक जा रही है। जैसे ग्राफ बनाया, ऐसे यहाँ से ग्राफ था, चढ़ रहा था, ठीक। तो एक स्थिति ऐसी आई, यहाँ से ये ग्राफ ऊपर चढ़ना बंद हो गया, सीधी स्ट्रेट लाइन आ गई इसमें। और फिर एक स्थिति आई, वहाँ से आपने फिर जो है सीखना शुरू कर दिया। तो जो ये बीच का समय है, इसी को बोलते हैं अधिगम पठार। यानी कि वह स्थिति जब अधिगमकर्ता कुछ भी सीखना बंद कर देता है और ऐसा नहीं कि वो भूलने लग जाएगा तो फिर वो पहले वाला वक्र हो जाएगा एक प्रकार का। इसमें कि सीखने की गति बढ़ी, लेकिन एक स्थिति ऐसी उसके सामने स्थिति आ गई, वहाँ पर वो न कोई चीज़ सीख रहा है और न ही कुछ चीज़ भूल रहा है, तो वहाँ पर एक कंडीशन आ गई स्ट्रेट लाइन की। इसी स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं अधिगम पठार। और कुछ स्थिति बाद फिर से जो है शुरू होगी। अब देखें परिभाषा क्या है इसकी। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान एक अवस्था ऐसी भी आती है जब प्रयास या अभ्यास के बावजूद अधिगम की मात्रा में कोई वृद्धि उन्नति नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधिगम वक्र सपाट स्थल या फ्लैटेंड सरफेस की भांति दिखता है। इसी अवस्था को अधिगम का पठार कहते हैं। इस अवस्था में सीखने की उन्नति रुक जाती है और अधिगम वक्र में सीखने की मात्रा में वृद्धि होने के स्थान पर एक्स अक्ष के लगभग समांतर चलने लगती है। इस स्थिति में न तो प्रगति होती है और नहीं उन्नति। ध्यान रखना, नहीं इसमें जो है व्यक्ति कुछ सीखेगा और नहीं भूलेगा। तो अगर गलती से भूल जाएगा तो फिर वो इसमें नहीं आएगा, पठार में नहीं आएगा, वो जो है वो कर्व में आ जाएगा, या आप कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है उसमें आ जाएगा। किसी अधिगम वक्र में एक से अधिक अधिगम के पठार भी हो सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर इसी को मैं आगे बढ़ाऊँ तो जैसे यहाँ से सीखना प्रारंभ किया, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ गई, तो एक यहाँ पर आया, फिर सीखना शुरू कर दिया, फिर एक स्थिति ऐसी आ गई, फिर स्ट्रेट लाइन आ गया। तो इस तरीके से जो ये कंडीशन आती है, एक से अधिक भी इसमें क्या आ सकते हैं, अधिगम के पठार हो सकते हैं। तो ग्राफ से देखते हैं इसका। जैसे ये है, पहले स्टार्टिंग में सीख रहा था, एक स्थिति ऐसी आई, लाइन स्ट्रेट होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन जहाँ पर हुई है, यानी कि यहाँ पर ना ही व्यक्ति कुछ सीख रहा है, न ही कुछ वहाँ पर उसमें भूलने की प्रवृत्ति आ रही है। और तो कुछ समय बाद वो ही स्थिति आप ऊपर को आप बढ़ते गई, तो इसी को अधिगम पठार कहते हैं। ठीक है, ये तो ऊपर बढ़ने में है। इसी प्रकार से एक ये भी यहाँ से बढ़ रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि उसमें अधिगम पठार यहाँ पर उत्पन्न हो गया, स्ट्रेट लाइन। और ये ध्यान रखना एक्स एक्सिस के समांतर ही होता है। इसमें भी आप देख रहे होंगे एक्स एक्सिस के समांतर है, और इसमें भी देख रहे होंगे एक्स एक्सिस के समांतर है, क्योंकि एक्स एक्सिस ये है, आपको पता है एक्स एक्सिस ये है, इसी के क्या है, समांतर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर परिभाषाएं दी हैं, क्या है। रॉस महोदय कहते हैं कि पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है। ये उस अवधि को सूचित करते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। देखो रॉस सिर्फ उन्नति की बात कर रहे हैं, ठीक। और स्किनर कह रहे हैं कि पठार क्षैतिज प्रसार है जिसमें सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है।
ठीक है। तो दो परिभाषाएं आप ध्यान रख लेना, इसमें जो है एग्जाम में भी आ सकती है कि रोज क्या कहते हैं, पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है। ये उस अवधि को सूचित करते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। और स्किनर क्या कहते हैं, पठार क्षैतिज प्रसार है जिसमें सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पठार आते क्यों, इनके कारण क्या है, तो इनका कारण है रेक्स एवं नाइट ने कहा है कि सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था तक पहुंच जाता है और दूसरे में प्रवेश करता है। अधिगम पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं जिनमें कुछ ये है। तो ये क्या कहते हैं रेक्स एवं नाइट, वो कह रहे हैं कि सीखने में कब पठार आता है, जब व्यक्ति सीखने की एक जैसे स्टेज होती है, अलग अलग अवस्थाएं होती है सीखने की, अगर वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो इस बीच में जब तक वो नई पुरानी अवस्था से नई अवस्था को नहीं सीख लेता है तो इस बीच का जो टाइम होता है वो लर्निंग गैप होता है, या फिर इसे पठार बोल सकते हैं। ये पठार आ रहा है। तो अधिगम पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं, कुछ कारण यहाँ पर दिए गए हैं, देखते हैं क्या क्या हैं। देखिए क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं शारीरिक सीमा हो सकती है, किसी की सीखने की एक पर्टिकुलर लिमिट हो सकती है, उससे ज़्यादा वो सीख नहीं सकता है। कार्य की जटिलता हो सकती है, थकान हो सकती है, सीखने की अनुचित विधियाँ हो सकती हैं, व्यवधान अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो वो हो सकता है। अभ्यास का अभाव, देखो एक चीज़ सीखी अगर अभ्यास नहीं किया तो फिर भी हो सकता है। उत्साह में कमी, प्रेरणा का अभाव, रुचि का अभाव, पुरानी आदत बनाम नई आदत। तो आपको पता है पुरानी आदत सही से जाती नहीं है और नई चीज़ सीखने के लिए आपको आदतों में जो है परिवर्तन करना होता है। तो पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतों को अपनाने के बीच की जो प्रक्रिया है उसमें भी अधिगम पठार उत्पन्न होते हैं। अब देखो पठारों का निराकरण कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कैसे हो सकता है, सोरेनसन कहते हैं शायद ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे पठारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, पर उनकी संख्या और अवधि को कम किया जा सकता है। तो सोरेनसन कहते हैं कि ऐसी कोई विधि है ही नहीं कि हम पठारों को जो है बिल्कुल समाप्त कर दें, उनकी जो अवधि है या फिर जो सीखने की जो टाइम लिमिट है उसको हम कम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अधिगम पठारों को दूर करने के निम्न विधियों को अपनाया जा सकता है, जैसे कि अभिप्रेरित करके, रुचिकर और मनोरंजन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, बुरी आदतों को छुड़वाने की कोशिश करना और अच्छी आदतों का विकास करना, पाठ्य सामग्री का उचित संगठन, विश्राम और उत्साह के साथ अधिगम। तो ये कुछ जो फैक्ट हैं जिनके द्वारा पठारों का जो अधिगम पठार है उनका निराकरण किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण की। अधिगम स्थानांतरण क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सिंपल सी बात है, ट्रांसफ़र हो रहा है तो अधिगम एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरे स्थिति में क्या प्रभाव पड़ाता है उसी को हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। परिभाषा क्या है देखते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि प्राणी द्वारा किसी कार्य को सीख लेने के बाद उसके लिए उसी प्रकार के अन्य कार्यों को सीख लेना अथवा करना अत्यंत सरल व सुविधाजनक हो जाता है। तो एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में क्या प्रभाव पड़ाता है उसी को हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सोरेनसन क्या कहते हैं देखते हैं इसमें। सोरेनसन कहते हैं कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित करना है। तो क्या कह रहा है कि एक स्थिति में जो आपने सीखा है उसे दूसरी स्थिति में भी अगर आप ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं तो उसी को हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, सोरेनसन कहते हैं। क्रो क्या कहते हैं, सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं, सोचने, अनुभव अथवा कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। लगभग एक सी बात कहते हैं। अगला है कॉलेसिन क्या कहते हैं देखते हैं। कॉलेसिन कहते हैं कि शिक्षा के स्थानांतरण से आशय एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आदत, निपुणता, अभियोगिता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। तो एक सी बात कह रहे हैं। अंडररूट कहते हैं अधिगम अंतरण का अर्थ है वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभव का प्रभाव। तो देखो ये थोड़ा अलग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अंडररूट कह रहे हैं कि वर्तमान जो आप आज की क्रिया कर रहे हैं उस पर अगर पुराने अनुभवों का प्रभाव पड़ रहा है तो उसी को अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। हिलगार्ट और एटकिंसन कहते हैं एक संकृत्य के सीखने का प्रभाव जब आगामी अधिगम अथवा किसी दूसरे संकृत्य के निष्पादन पर पड़ता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। अब देखो क्या होते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रभाव के प्रकार। तो क्या क्या होते हैं। पूर्व ज्ञान सीखने में कभी सहायक होता है तो कभी बाधक होता है। इस विशेषता के आधार पर विद्वान अधिगम स्थानांतरण को कई प्रकारों में विभक्त करते हैं। ठीक है। अब देखो अधिगम स्थानांतरण के जो है प्रकार क्या होते हैं। 3 होते हैं। पहला हो गया धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक और तीसरा होता है न्यूट्रल, शून्य जिसे कहते हैं, जीरो, न्यूट्रल या शून्य। अब देखो ना ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश मत करिए, इसी में आप समझते हैं।
दो परिस्थितियाँ होंगी, ध्यान देना, दो परिस्थितियाँ होंगी, एक परिस्थिति यहाँ, दूसरी परिस्थिति यहाँ। ठीक, यदि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरे परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान में यदि सहायक सिद्ध होता है या उसमें वृद्धि करता है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो है स्थानांतरण है, ये धनात्मक स्थानांतरण है। जैसे गणित में सीखा गया ज्ञान भौतिक विज्ञान में उपयोगी सिद्ध होता है, तो ये धनात्मक स्थानांतरण है। या फिर हम कह सकते हैं साइकिल चलाने वाला व्यक्ति बाइक आसानी से चला लेगा। तो जो साइकिल में उसने बैलेंस बनाना सीखा है, तो कोई मोटरसाइकिल है, बाइक चला रहा है, तो वो आपका धनात्मक स्थानांतरण का एग्जाम्पल होता है। इसी प्रकार ऋणात्मक स्थानांतरण क्या होता है? बाधक जो सिद्ध होता है। ठीक, इसमें भी दो कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में सीखा गया ज्ञान या एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान यदि दूसरी परिस्थिति में जो है बाधा उत्पन्न करता है। कैसे? मान लो आपने शिक्षा की कोई एक परिभाषा सीखी है, मान लो आपने स्किनर की परिभाषा देख ली और उसके बाद किसी दूसरे की जो है परिभाषा आप देख रहे हैं, तो अगर आपको एक ही परिभाषा है, पता है वो कुछ और कह रहा है और दूसरा जो मनोवैज्ञानिक है वो परिभाषा में कुछ और कह रहा है, अगर वो उनमें मेल नहीं हो रहा है आपस में, तो वो बाधा उत्पन्न करेगा आपकी जो है शिक्षण में। या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो है निगेटिविटी डालेगा, यानी कि या फिर आप बोल सकते हैं आपने कोई गलत ज्ञान सीखा हुआ है पहले और उसके बाद आप उस गलत ज्ञान को आप अच्छे ज्ञान में जो है परिवर्तन के लिए कहीं दूसरी जगह आपने उस ज्ञान को पढ़ा, लेकिन आपकी पूर्व धारणा क्या थी कि वहाँ तो हमने ये पढ़ा था और यहाँ हम ये पढ़ लें। तो इस कंडीशन में जो स्थानांतरण होता है ऋणात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे हमने बच्चों को देखा होगा, कभी गलती से टीचर मान लो एप्पल की स्पेलिंग APP खाली L लिख देता है, ठीक है, और घर में जब बच्चा आता है उसके पेरेंट्स देखते हैं वो स्पेलिंग तो APPLE होती है, ठीक, ये होती है, तो बच्चों को बताया जाता है कि ये होती नहीं, तो बच्चा क्या कहता है, नहीं हमारी मैडम ने हमें ये बताया है तो यही होता है। तो इसका मतलब ये स्थानांतरण जो हो रहा है ये ऋणात्मक स्थानांतरण हो रहा है, क्योंकि वो पूर्व में जो सीखा गया ज्ञान है वो नए वाले सीखे ज्ञान को क्या कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो उसे हम ऋणात्मक स्थानांतरण कहेंगे। शून्य स्थानांतरण, यदि एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में कोई जो है परिवर्तन नहीं करे, नहीं बाधा पहुंचा रहा नहीं फायदा पहुंचा रहा है, तो इस कंडीशन को शून्य स्थानांतरण कह रहे हैं। जैसे आपने हिंदी सीखी है, हिंदी सीखने के बाद आप जो है विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हिंदी सीखना और विज्ञान पढ़ना दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर हिंदी सीखना विज्ञान में नहीं सहायक सिद्ध कर रहा है और नहीं उसमें जो है उसे उसका ऋणात्मक पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है, तो आपको पता चल गया होगा धनात्मक क्या हुआ, ऋणात्मक क्या हुआ, शून्य स्थानांतरण क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है धनात्मक स्थानांतरण का, साइकिल है, साइकिल चलाना सीख रहा है और सीखा उसने तो मोटरसाइकिल आसानी से चला दे रहा है, यानी कि साइकिल चलाना उसके लिए धनात्मक हो गया मोटरसाइकिल चलाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऋणात्मक में आपने अंग्रेजी टाइपिंग सीखी, ठीक है, जैसे कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे इसमें लिखा है बाल विकास एवं शिक्षण विधि लिखा हुआ है इसने, ठीक, और आपने फिर हिंदी जो है टाइपिंग सीखी, तो आपने देखा होगा दोनों की चीज़ें अलग होती हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधि क्या करेगा, आपको अलग की से लिखना पड़ेगा और हिंदी के लिए अलग की यूज करनी पड़ेगी, तो ये उससे क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, बार बार जो है अंग्रेजी में लिखने लग जाएगा, हिंदी टंगड़ करें क्योंकि उसे आदत अंग्रेजी की है, तो हिंदी लिखते समय वो अंग्रेजी का यूज करने लग जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, उससे सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो ऋणात्मक स्थानांतरण हो गया। और शून्य स्थानांतरण क्या हो गया, आप पुस्तक पढ़ना आपने सीखा है और नाव चलाना सीखा है, तो एक दूसरे से कोई रिलेशन है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि शून्य स्थानांतरण है। आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। क्या है, देखिए, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के R.M. गेने, जो है द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ पुस्तक हैं और उनके लेखक यहाँ दिए गए हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, इसके लेखक हैं R.M. गेने, कभी कभी पूछ लेता है। एनिमल इंटेलिजेंस, थंडर्ग ने लिखी है। शेड्यूल्स ऑफ रीएनफोर्समेंट द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये लिखी है स्किनर ने। कंडीशन रिलेक्शन, ये लिखी है इवान पी पाउलो ने। आगे बढ़ते हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक है, जो अभी हम देख रहे थे ऊपर, कौन है, B.F. स्किनर है। स्किनर इसका सही आंसर है।
आगे बढ़ते हैं। गैने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? जो गैने में होता है उन्होंने कहा कि शिक्षण का अधिगम स्तर कौन सा है, जो अधिकतम है वो कौन सा स्तर है? तो इसका आंसर है समस्या समाधान अधिगम। तो ये अगर इस कंडीशन में बच्चा पहुंच गया है तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है। आगे बढ़ते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का मौका दिया जाता है, जब उनके सीखने का वक्र कैसा हो? बेहतर होता है, स्थिर होता है, अवनत होता है, सामान्य होता है? तो बेहतर होता है। इसका सही आंसर है बेहतर होता है। आगे बढ़ते हैं। गैने के अनुसार विद्यालयी विषयों का अधिकांश अनुदेश सीखने एवं प्रयोग से संबंधित होता है। तो किससे संबंधित होता है? संप्रदाय एवं नियम से, उपलब्धि से, सामान्यीकरण से, पृष्ठपोषण से। तो इसका सही आंसर है संप्रत्यय एवं नियम से। तो आप देखिएगा, इनको जो है देखिएगा, आपने देखना है प्रश्न और जो है समझना है, और जो इम्पोर्टेंट लगता है आप उसके नोट्स बना सकते हैं अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है देखना हमने। देखो अभी पढ़ा हुआ है हमने, मिश्रित पढ़ा हुआ है, नतोदर, इसे अवतल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल, ये भी पढ़ा हुआ है। उत्तल, उन्नोत्तर, ये भी पढ़ा हुआ है। लंबवत नहीं पढ़ा है। लंबवत की जगह हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेट वर्ग कर्व पढ़ा था। 4 पढ़े थे ना, मिश्रित पढ़ा था, अवतल पढ़ा था, उत्तल पढ़ा था और सरल रेखा वाला पढ़ा था। तो लंबोत्तर तो नहीं पढ़ा था। ऐसा कोई वक्र पढ़ा ही था उन्होंने जो सीधी लाइन आ रहा है। तो मिश्रित है, नतोदर है, उन्नोत्तर है, लंबवत नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला अधिगम संबंधित है। तो जो चेन लर्निंग किससे संबंधित है, यानी ये किसने दी थी? टॉलमेन ने दी थी, थर्नडाइक ने दी थी, गैने ने दी थी या ब्रूनर ने दी थी? तो इसका आंसर है गैने। जो गैने महोदय हैं इन्होंने चेन लर्निंग की बात कही थी। आगे बढ़ते हैं। अधिगम वक्र में पठार बनता है। किसके कारण पठार बनता है? तो देखिए परिपक्वता, मैच्योरिटी के कारण तो नहीं बनेगा, अभिप्रेरणा के कारण भी नहीं बनेगा, अभिरुचि के कारण भी नहीं बनेगा। जब आप थक जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? आपका सीखना जो है वहाँ पर रुक जाता है। तो थकान के कारण इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो ध्यान रखना, नहीं पूछा हुआ, क्या नहीं करना चाहिए। क्या है? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। तो करना ही चाहिए, हम नहीं देखना है हमने। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसे दंडित करना चाहिए। दंडित नेगेटिव आंसर है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, ये भी सही है। तो कहने का मतलब सही आंसर इसमें क्या होगा? नहीं पूछा हुआ है तो क्या नहीं करना चाहिए? उसे दंडित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये होना था। इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं गैने। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके आधार पर प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक की पहचान संभव नहीं है? किसके द्वारा जो है आप पता नहीं कर सकते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली एवं प्रवीण है? शिक्षक द्वारा, माता पिता द्वारा मनोमय, साथियों द्वारा मनोमय या पास पड़ोस द्वारा मनोमय? तो देखो शिक्षक हमेशा ऑब्जर्व करता है, ठीक है, तो ये तो पता कर सकता है। माता पिता हमेशा उसके साथ रहते तो उनको भी पता है। साथियों द्वारा, साथियों के साथ भी वो रहता है। पास पड़ोस द्वारा, देखो पास पड़ोस वाले क्या करते हैं? बस अनुमान लगाते हैं, उनको ज़्यादा पता होता नहीं बच्चों के बारे में। तो ये जो है नहीं बता सकते हैं कि बच्चा विशेष आवश्यकता वाला है या उसमें विशेष योग्यताएँ हैं। तो पास पड़ोस वाले नहीं बता सकते। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बालकों के पिछड़ेपन का कारण नहीं है? कौन सा कारण पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो देखिए वातावरण का प्रभाव। वातावरण, देखो जिस वातावरण का सीधा प्रभाव पिछड़ेपन पर पड़ता ही है। कि अगर अच्छा वातावरण है, पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, तो वातावरण का प्रभाव पड़ता ही है। आनुवांशिकता, शारीरिक दोष, शारीरिक दोष का भी पड़ता है। शारीरिक दोष होते हैं तो पिछड़ेपन होंगे। स्वभाव संबंधित दोष, स्वभाव संबंधी दोष भी पिछड़ेपन का कारण है, तो आनुवांशिकता इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समस्यात्मक बालक की कौन विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता समस्यात्मक बालकों की नहीं है? समस्यात्मक बालक अपने आप में खुश रहते हैं। समस्यात्मक बालक अपने साथियों के साथ संतोषजनक अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने में अक्षम होते हैं। समस्यात्मक बालक सामान्य परिस्थिति में भी अनुपयुक्त भाव दिखलाते हैं। समस्यात्मक बालक में सीखने की ऐसी क्षमता होती है जिसमें हमें व्याख्या बौद्धिक आधार पर संभव नहीं होती है। तो देखिए जो समस्यात्मक बालक हैं तो उसमें पॉजिटिव चीज़ें तो कहाँ होंगी? तो वही है, समस्या बालक अपने आप से खुश रहते हैं, तो अपने आप से भी खुश नहीं रहते।
तो वो समस्या उत्पन्न करने वाले हैं, तो उसमें पॉजिटिव है नहीं, इसलिए जो पॉजिटिव है वही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रिले तथा लेविस के अनुसार निम्न में से किसे असाधारण बालक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो असाधारण बालक की श्रेणी में हम भाषा दोष से ग्रसित बालक को नहीं रख सकते, बाकियों को शिक्षण असमर्था रख सकते हैं, शारीरिक रूप से वाले को रख सकते हैं, मानसिक रूप से भी रख सकते हैं, भाषा दोष से ग्रसित बालक को नहीं रख सकते। आगे बढ़ते हैं। एलेक्सिया है, तो एलेक्सिया क्या है? ये एक प्रकार की पढ़ने की अक्षमता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बालकों के पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो कौन बालकों के पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो वातावरण का प्रभाव, आनुवंशिक, शारीरिक दोष, स्वभाव संबंधी दोष, अभी हमने पढ़ा हुआ है। आनुवंशिकता पिछड़ेपन का कारण नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। मानसिक रूप से मंदित छात्रों की शिक्षा के लिए कौन विशेष उपाय नहीं है? तो कौन विशेष उपाय नहीं है? तो क्या कह रहा है? मानसिक रूप से जो मंद छात्र हैं उनके लिए अब विशेष उपाय, यानी इनके द्वारा उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, ये देखना है। पाठ्यक्रम का अनुकूलन होना ही चाहिए, विशेष कक्षाएं होनी चाहिए, विशिष्ट निवासी स्कूल भी होने चाहिए। खेल चिकित्सा से उनमें किसी प्रकार का जो है इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो जो उनकी डिसेबिलिटी है वो बायोलॉजिकल है, तो आप फिजिकल रूप से जो है उससे अगर कुछ करवाते हैं तो उससे उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा में किसे प्रभावी तकनीक नहीं माना गया है? तो इसका सही आंसर है शिक्षकों के अनुकूल मनोवृत्ति। आगे बढ़ते हैं। समस्यात्मक बालक की शिक्षा एवं उपचार के लिए कौन विधि बहुत अधिक सराहनीय नहीं है? तो कौन सी अधिक नहीं है? शारीरिक दोष का निवारण। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है? तो कौन विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है? देखो, मानसिक रोग से ग्रसित बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, दृष्टि दोष से ग्रसित बालक भी है, घटिया आत्म प्रसंपत्ति वाले बालक, ये इसमें नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। दृष्टि दोष से युक्त बालकों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। तो मौखिक व्याख्यान द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, आयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, सांकेतिक भाषा द्वारा। तो दृष्टि दोष यानी उसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मौखिक व्याख्यान ज्ञान देना चाहिए। कौन सा ज्ञान देना चाहिए उसमें? स्पर्श वाला। देखो, आपने देखा होगा ब्रेल लिपि आती है इसके लिए, तो स्पर्श द्वारा वो जो है चीज़ों का और आकृतियों का क्या करते हैं? पता लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 36 से 51 के बीच होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अल्प बालक या मानसिक मंदता, उन्हें कहते हैं अल्प मानसिक मंदता, या फिर अल्प बुद्धि जिन्हें कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है, तो क्या है? भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान व विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। देखो, भागने की प्रवृत्ति होना निर्योग्यता नहीं है, वो जो है उसकी चॉइस है। अशांत, ऊर्जावान व विध्वंसक होना, ये भी जो है उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। अवधान संबंधी बाधा या विकार, बिल्कुल जो उसमें शारीरिक अवधान है या मानसिक अवधान है उनसे उसकी निर्योग्यता सिद्ध हो सकती है। बाकी सभी चीज़ों से जो है एक प्रकार के फैक्टर हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, लेकिन वो निर्योग्यता के कारण नहीं होते हैं। निर्योग्यता आपकी अवधान संबंधित या बाधा या विकार ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में निःशक्त बालकों के लिए कहा गया है, निःशक्त बालकों को कहा गया, ये कहा गया है आपका समावेशी शिक्षा। तो निःशक्त बालक हैं उनको समावेशी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा देने की बात कही गई है। उनको अलग नहीं पढ़ाना है, उनको आम बालकों के साथ ही पढ़ाना है, जो है एक साथ करके। आगे बढ़ते हैं। श्रवण वांछित बालकों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या किया जाता है? इनमें सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दृष्टि दोष से युक्त बालकों को आकृति का ज्ञान देना चाहिए। सिंपल सी बात है, स्पर्श द्वारा अभी हम देख रहे थे, जो ब्रेल लिपि हम जिसकी बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बस ये प्रश्न यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आज का, हमने पढ़ा था अधिगम की कठिनाई, अधिगम के पठार और लर्निंग गैप, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, विशेषताएं पढ़ी थी और इससे संबंधित प्रश्न पढ़े थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए आप देखते रहिए दिव्य ज्ञान चैनल को। धन्यवाद।